गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम फिर करने वाले हैं रीजनिंग की स्पेशल क्लास, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो आज की, जिसमें पहला सवाल दिया गया है, निशा तथा सिया की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। बताएं कि निशा की वर्तमान आयु कितनी है। 28 वर्ष है, 24 वर्ष है, 30 वर्ष है या 36 वर्ष है। बताना निशा की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, तो आयु का सवाल है, कैसे करेंगे। एक निशा है, कौन है, एक निशा है और एक कौन है, सिया। और इन दोनों की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, वो दिया है 15:17। तो इसे 15x मान लेंगे और इसे 17x मान लेंगे। 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात की है तो 6 वर्ष दोनों की आयु बढ़ेगी, तो दोनों की आयु में 6 वर्ष ऐड कर देंगे। उसके बाद जो इनकी आयु का अनुपात है वो 9:10 हो जाता है। अगर ऐसे आपको सवाल मिले कि कितने वर्ष बाद इतने अनुपात हो जाता है, तो ये 9:10 दिया है, तो पहले वाले की गुणा 9 की, यानी कि इसमें दूसरे वाले में कर देनी है और दूसरे वाले की गुणा पहले वाले में कर देनी है। बस बराबर लगा देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे। 15 × 150x प्लस 10 × 60 बराबर 153x, कितना आगा 153x प्लस 6×54। इसे इधर ले आएंगे, 150x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 153x बराबर 54, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 60, ये बचेंगे माइनस के 3x बराबर 54 और 60 कितने बच गए 6, वो भी माइनस के, तो 3 से 2 बार जाएगा तो x का मान कितना मिल गया हमारे पास 2। और जब x का मान 2 मिल गया, पूछे किसकी है, निशा की आयु। तो निशा की आयु कितनी है, 15 × x, तो 15 × x का मान 2 बराबर कितनी आ गई, 30 वर्ष। तो जो निशा की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, सवाल दिया है, यदि k बराबर 11 तथा THAN के थैंकफुल को लिखा 93, तो सरप्राइज को क्या लिखा जाएगा 135, 125, 126 या 34। बताना है। देखो, अगर k का कोड देखें तो k तो 11 पर आता है, तो 11 को तो 11 ही लिखा है। वहीं T 20 पर आता है, H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है, K 11 पर आता है, F 6 पर आता है, U 21 और L 12। अगर इनको जोड़ें तो कितना आएगा, 8 और 1 9, 4 13, 1 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, हासिल 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। इसका मतलब है कि इनका जो कोड है उसी को जोड़ दिया गया है। तो सरप्राइज लिखेंगे और इनके कोड जो है आप इनको ऐड कर देंगे, PRISE। S का कोड कितना होता है, S का कोड 19 होता है, U का कोड 21 होता है, R 18, P 16, R 18, I 9, S 19 और E 5। अब आप इन्हें ऐड कर लो, 9 और 1 10 और 18 6 24 8 32, 32 9 41, 41 और 9 हो गया आपका 50, 50 और 5 55, कितने लगे हासिल 5, 1 2 3, 3 1 4 और 1 5 6, 1 7 7 5 12, कितना हो गया जोड़ के 125। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो सरप्राइज है उसको क्या लिखा जाएगा, 125। नेक्स्ट सवाल, करें निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। 9 8 7 6, 8 7 6 5, 5 4 3 2, 7 6 5 3। इसमें से बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। मतलब है कि इसमें 3 जो है किसी तरह से समान है और एक इसमें ऐसी संख्या है जो क्या वो अलग है। तो देखते हैं क्या है। अगर 9 8 72 करें तो 72 4 76, 8 7 56, 5 4 20, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें संख्या 9 है 8 और 7 6, वहीं 8 7 6 5, 5 4 3 2, 7 6 5 3। अगर इनका अंतर करें तो 9 और 8 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1, 8 और 7 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1,
5 और 4 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1 और 5 और 3 का अंतर 2। तो इसका मतलब है कि अगर इनमें संख्याओं का अंतर करें तो कितना कितना आ जाए 1, लेकिन यहाँ पर 5 और 3 का अंतर कितना है 2, इसलिए सबसे अलग संख्या कौन सी है? तो सबसे अलग संख्या है ऑप्शन नंबर 4, 7653। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है, कथन क्या भारत में विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए? निष्कर्ष दिया नहीं, हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है। हाँ, इससे साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक दिया है केवल निष्कर्ष 1 मजबूत है, ऑप्शन बी दिया है केवल निष्कर्ष 2 मजबूत है, निष्कर्ष सी दिया है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 मजबूत है, और डी दिया है ना तो 1 और ना तो 2 मजबूत है। तो इसमें आपको अपनी राय रखनी है कि क्या भारत के अंदर नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। बताना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या नहीं हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है। क्या विश्वविद्यालय खोलने से हमें बेरोजगारी की समस्या झेलनी पड़ेगी? मतलब शिक्षा तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा तो प्राप्त होगी, यानी उच्च शिक्षित तो प्राप्त होंगे, लेकिन बेरोजगारी की समस्या झेलनी पड़ेगी, क्या गलत है? वहां पर विश्वविद्यालय खोलने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या झेलनी पड़ेगी। हाँ, इससे साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही आएगा, बी यानी केवल निष्कर्ष 2 मजबूत है। क्योंकि जो हमारी सरकार का जो साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, उससे अगर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो वो क्या लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। इसलिए क्या है, केवल विकल्प 2 सही है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट सवाल दिया है, दी गई अंक श्रृंखला में 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 2 का अंक तथा तुरंत बाद 3 का अंक हो। मतलब ऐसे कितने 4 हैं जिनके तुरंत पहले 2 हो और तुरंत बाद में क्या हो 3 हो। बताना है आपको ऐसे कितने 2 हैं। तो ये 2 तो है नहीं, ये 2 है, इसके पहले क्या है, सॉरी क्या है 4, तो 4 के पहले 2 है और 4 के बाद 3 है, बिल्कुल ठीक, 1 हो गया। इस 4 के पहले 2 है लेकिन बाद में 6 है, नहीं। 4 के पहले 2 है बाद में भी 2 है, गलत। 4 के पहले 2 है बाद में 3 है, बिल्कुल ठीक। फिर 4 के पहले 3 है, गलत। 4 के पहले 2 है बाद में 3, बिल्कुल ठीक। 4 के 2 पहले है और 3 बाद में, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे कितने 4 हैं, 1 2 3 4। तो इस श्रृंखला में जो 4 ऐसे 4 हैं जिनके तुरंत पहले तो 2 है और बाद में तुरंत 3 है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, कमला से बात करते हुए राजेश कहता है, मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री है। कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है? माता है, आंटी है, पत्नी है या पुत्री है। बताना इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा कि जो कमला है वो किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या करेंगे, बोला गया है कमला से बात करते हुए राजेश कहता है, जो राजेश है वो कहता है किससे, कमला से, कि मेरी माता यानी इसकी जो मां है वो आपके पिता की एकमात्र पुत्री है। अगर मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री है तो आपके पिता की एकमात्र पुत्री आप खुद कौन है? अगर आपके पिता की एकमात्र पुत्री है तो वो कौन है? वो आप खुद हैं। इसका मतलब वो कमला कौन है? वो कमला है इसकी मां। ये कौन है? कमला। कि जो राजेश की माता है वो इसके पिता की एकमात्र पुत्री वो महिला खुद होगी, अर्थात वो कौन है? कमला है। तो बोला है कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है, तो कमला राजेश की कौन है? माता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 माता। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, घड़ी का सवाल है ये कि एक घड़ी 1:40 का समय दर्शाती है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? उत्तर पूरब की ओर होगी या दक्षिण की ओर होगी, उत्तर की ओर होगी या दक्षिण पूरब की ओर होगी। बताना है आपको इसमें कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। क्या है? ये घड़ी है। कितना बजा है? 1:40।
अगर 1:40 बजा है तो जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ होगी? वो 1 और 2 के थोड़े बीच में होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होगी? 8 पर होगी। तब कितने बजेंगे? 1:40। बोला यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है पूरब, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल ठीक दिया है कि ये दिशा घड़ी की जो सुई है मिनट की वो किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ये वाली दिशा क्या होगी? ये दिशा होगी उत्तर पूर्व। क्या होगी? उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्व। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है जया, इंदु, रमेश, सानू, मोनू और राम 6 मित्र हैं। जया और इंदु के पास समान धन है। रमेश सानू से अधिक धनी है लेकिन जया रमेश से कम धनी है। राम जया से कम धनी है जबकि सानू से अधिक धनी है लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश मोनू से कम धनी है। बताइए कि इनमें सबसे अधिक धनी कौन है? मोनू है, जया है, रमेश है या सानू है? तो आपको बताना है इसमें सबसे अधिक धनी कौन है। तो देखो बनाते हैं सवाल को। ये पजल आपकी आएगी रूपी पुलिस कांस्टेबल में। बोला क्या है? जया और इंदु के पास क्या समान धन है। अगर जितना जया के पास धन है उतना ही किसके पास धन है? इंदु के पास धन है। ठीक, इतना तो कॉमन है। ठीक। रमेश सानू से अधिक धनी है। रमेश सानू से अधिक धनी है। ठीक, इस तरह लिखेंगे। लेकिन जया से कम है, तो इसका मतलब जया के पास रमेश से भी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और जितना जया के पास है उतना ही किसके पास है? इंदु के पास है। ये दोनों तो बराबर है। ठीक। राम जया से कम धनी है। राम जया से कम धनी है जबकि सानू से अधिक धनी है। राम जया से कम लेकिन सानू से अधिक धनी है। तो इसका मतलब है जो राम है वो यहां पर है और सानू कहां पर है? यहां पर। सानू से अधिक और जया से कम। ठीक। फिर बोला गया लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। बिल्कुल ठीक, रमेश राम से ज्यादा है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर बोले हैं रमेश मोनू से कम धनी है। रमेश जो है वो मोनू से कम धनी है। इसका मतलब जब रमेश मोनू से कम धनी है तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे अधिक धनी है। बोला गया रमेश जो है मोनू से कम धनी है, तो मोनू कहां होगा? यहां पर। कहां होगा? यहां पर। जब रमेश मोनू से कम धनी है तो मोनू कहां होगा? सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा धन किसके पास है? मोनू के पास है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे ज्यादा धन है वो मोनू के पास है। नेक्स्ट सवाल। सवाल दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 9, 8, 12 और 10। बताना है आपको इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति है और इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैं बता देता हूं इसको अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आपको मिले, आकृति दी जाए और पूछा जाए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं और वो आकृति दी जाए वर्ग के अंदर, तो आप वहां पर एक काउंटिटी करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने? 6। और जो 6 आए हैं बस आप इस 6 की गुणा 2 से कर देंगे और 6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 12। तो दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 12 होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है सवाल, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में Q दाएं छोर से 8वां है तथा Q और D के मध्य 10 बच्चे हैं। बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या है? 8वां है, 17वां है, 7वां है या 19वां है। बताना बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या है। कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल बच्चों की संख्या है 25। कितनी है? 25। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति है जिसमें बोला गया है कि Q जो है वो दाएं छोर से 8वां है। ये कौन है? Q, और इसका स्थान कितना है? 8वां है। Q और D के मध्य 10 बच्चे हैं। अगर Q और D के मध्य 10 बच्चे हैं तो D यहां पर होगा और इनके बीच में कितने? 10। तो इसका मतलब 10 और 1 18 और इसका स्थान कितना हो जाएगा दाएं से? फिर 19वां। कितना होगा? 19वां।
पूछा है डी का स्थान किधर से, पंक्ति के बाएं छोर से, इधर से इसका स्थान पूछा है डी का। तो कुल कितने हैं 25, 25 में से ये दिया गया स्थान घटा देंगे और एक ऐड कर देंगे। 25 में से 19 गए तो 6 और 6 में एक ऐड करेंगे तो 7, तो उसका जो बाएं छोर से स्थान होगा वो 7वां होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो डी का स्थान है बाएं छोर से वो 7वां है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए मैं इतना ही सवाल, और हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द। धन्यवाद।